हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि होगा साइंस के लिए। हम जनरल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, घटना चक्र को, जो कि जिसमें सारी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स इसके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें चैनल पर जाकर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 71st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर चुके हैं। 71st क्वेश्चन कहता है, इन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भाप होती है, वाष्प होती है वो, और 100 डिग्री पर उबलते जल में जो ऊष्मा होती है, हीट, उसकी मात्रा एक समान होती है। सेकंड पॉइंट कहता है, बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। और थर्ड पॉइंट कहता है, वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का जो निष्कर्षण होता है और द्रवित्र कुंडली पर ऊष्मा का जो निरसन है वो होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है और जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो कि कहता है कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम वाष्प में 536 कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो ये बराबर तो नहीं होंगे। बर्फ़ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, जबकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड तो रॉन्ग हुए, जबकि थर्ड सही है कि वातानुकूलन में कक्ष वायु में जो इवेपोरेटर कॉइल्स होती हैं उनमें ऊष्मा का निष्कर्षण होता है, और जबकि जो कंडेंसर कॉइल होती हैं उनमें ऊष्मा का निरसन होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 72nd क्वेश्चन है, कहता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, पानी जमने पर फैलता है तो वो उसको सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए क्या होती है, बोतल टूट जाती है। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल क्या होती है, वो टूट जाती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73rd, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? तो सेम इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जमने पर जो जल का आयतन है, जो उसका वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए बोतल टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कहता है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? बहुत बार नंबर ऑफ़ टाइम्स ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो बहुत से एग्ज़ाम्स में टेस्ट सीरीज़ में आपने शायद ये क्वेश्चन देखा भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी गिलास में पानी है और उसमें आपने बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया है, जब वो पिघल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो पानी के स्तर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा, बिकॉज़ जब आपने वो बर्फ़ का टुकड़ा उसमें डाला है वो पहले ही अपना स्पेस ले चुका है जितना वो पिघलने पर लेगा। तो जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा अगर पिघलता है तो परिणामी आयतन पहले जैसा ही रहेगा। 75th क्वेश्चन की बात करते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में जो मेघाच्छन्न रातें हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं। मतलब जब बादल रहते हैं, जब बादल होते हैं आसमान में, तो वो जो रात है वो गर्म होती है रादर देन कि जब बादल ना रहें। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। कहता है कि सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है और रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। ऐसी सिचुएशन में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरण जो ऊष्मा
जो पृथ्वी छोड़ती है उसको बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित कर देता है, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल वाली जो रात होती है वो गर्म होती है। बादल होंगे तो वो उसको आगे नहीं आच्छादित कर पाएगा, ठीक है। अगर मौसम साफ़ होगा तो वो जो ऊष्मा है वो आगे निकल जाएगी, तो इसलिए क्या होता है, ये रातें गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 कहता है बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि, तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए, बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक देते हैं, ठीक है। तो आंसर की जो लैंग्वेज है वो चेंज भी हो सकती है, तो आप सभी को ध्यान से देखें कि बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, इसलिए बादल वाली रात क्या हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 77 कहता है शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर जो कूलेंट होता है उसमें जो फल स्टोर किए जाते हैं वो ज़्यादा समय तक चलते हैं, ऐसा क्यों होता है स्टोरेज में। तो ऐसा होता है ऑप्शन सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। जो श्वसन की दर घट जाएगी तो उसमें नॉर्मल प्रोसीजर नहीं होगा, वो जो प्रोसीजर है बहुत धीरे धीरे होगा, वो ज़्यादा समय तक फल चल पाते हैं। तो फसल कटाई के बाद भी फल क्या करते हैं, श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी ज़्यादा होगी फल के पकने और उसके ख़राब होने की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उसमें कूलेंट में क्या होता है, कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर की सिचुएशन होती है, तो फल ज़्यादा समय तक क्या रहते हैं, सही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78 कहता है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा आपने पृथ्वी से छोड़ दिया है ऊपर की ओर, तो ऊंचाई में जाने से उसके आमाप में वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन से जब भरा आपने गुब्बारा, पॉलीथीन का गुब्बारा ऊपर छोड़ा, तो वायुमंडल में ऊंचाई में जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, तो गुब्बारे का आमाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, इसमें आपको गिवन है कथन और कारण। तो कथन में कहता है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, और इसका कारण क्या दिया हुआ है कि जो ऊनी रेशे होते हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं और ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो क्या इसका कारण सही है और क्या कथन सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि ऊनी वस्त्र में गर्मी प्रदान करते हैं, हम सभी जानते हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऊष्मा के कुचालक कैसे हो सकते हैं, अगर ऊष्मा के कुचालक होंगे तो गर्म कैसे रखेंगे, तो कारण इसका क्या है, गलत है। तो ऊनी रेशे प्रोटीन से तो बने होते हैं, लेकिन ऊष्मा के कुचालक जो होते हैं, ऊष्मा का जो कुचालन है इनके मध्य स्थित हवा के कारण होता है। तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रोटीन से ही बने होते हैं ऊनी रेशे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 80 क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, ये बात सही है। बी कहता है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर करता है, ये बात भी ठीक है। सी कहता है आर्द्रता ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में जो ध्वनि का वेग है वो कम हो जाता है। और डी कहता है आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग कोई पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या है, गलत मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कहता है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा। ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर रूम में रखे रेफ्रिजरेटर का आप गेट खोल दें तो क्या होगा, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से बहुत प्रकार की गैसें निकलती हैं और जो रूम का टेम्परेचर है उसको क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27,
सॉरी 82 कहता है यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह गया तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त करें। संपीड़ित करके गैस का आयतन कितना कर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त वो कर सके। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो गैस का नियम यूज़ होगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, V1/V2 इज इक्वल्स टू T1/T2। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या हमें गिवन है कि आधा रह जाता है तो V1 तो V/2 हो जाएगा और V2 V रहेगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करेंगे वेव्स के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तरंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव है यानी कि यांत्रिक तरंग है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ध्वनि तरंग। यानी कि जो ध्वनि तरंग है वो एक प्रकार की क्या है, यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है यानी कि मैकेनिकल वेव है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो इनमें से जो ध्वनि तरंग है यानी कि साउंड वेव है वो एक मैकेनिकल वेव है, जबकि जो रेडियो वेव है, एक्स वेव है, और जो आपकी लाइट वेव है, प्रकाश तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यानी कि जो साउंड वेव है वो तो क्या है, मैकेनिकल वेव, जबकि जो रेडियो वेव है, एक्स वेव है, और लाइट वेव है, ये सब क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वो विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है। यांत्रिक तरंगें माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। जो दीर्घ रेडियो तरंगें हैं, रेडियो वेव्स हैं, वो पृथ्वी की कौन सी लेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं यानी कि परावर्तित होती हैं। तो ये होती हैं आयन मंडल से। ठीक है, जो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, आयन मंडल से जो दीर्घ रेडियो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित कहाँ से करता है। तो जैसे कि हमने अभी बात किया कि जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, वो कहाँ से टकरा के वापस जाती है, आयन मंडल से। और वैसे ही क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज में पूछा है कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित कहाँ से करता है। तो आयन मंडल से यानी कि आयनोस्फीयर द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कहता है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा उत्तरदायी है। तो ये थर्ड लैंग्वेज है उस सेम क्वेश्चन की। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी, आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5th, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ध्वनि तरंगें यानी कि साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स के संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। जो ध्वनि तरंगें हैं वो वैक्यूम में यानी कि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता और वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या हैं। तो कॉस्मिक किरणें होती हैं एक आवेशित कण यानी कि इन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, आवेशित कण होती हैं। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कॉस्मिक किरणों के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 है, ऑप्शन बी सी डी वो सही है और ए सही नहीं है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये कॉस्मिक किरणें क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं, हमने अभी पढ़ा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8, परा उच्च आवृत्ति
की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं कहाँ से? जो परावचावृत्ति होती है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उसकी तरंगें कहाँ से संचारित की जाती हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। ठीक है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में अल्ट्रा हाई जो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं वो संचारित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी कि सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर दो उत्तरोत्तर गर्त यानी कि सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी क्रस्ट और ट्रफ की जो बीच की दूरी होती है श्रृंग और गर्त की, उसको कहा जाता है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है वो उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य होती है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? अगर क्रिस्टल की संरचना को, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को आपको जानना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्स रेज को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्स किरणों को यानी कि एक्स रेज को आपको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो कौन सी वेव्स का यूज़ करता है? यानी आपसे पूछा है कि रडार में कौन सी वेव्स का यूज़ होता है, तो रडार में यूज़ होता है रेडियो वेव्स का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे रडार क्या है, तो रडार एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर या गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, उनकी हाइट, उनकी डायरेक्शन, उनकी स्पीड का पता लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, कहता है जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? जब संताप मंडल में ओजोन का क्षरण हो रहा होता है तो पृथ्वी के धरातल पर यानी कि धरती पर जो विकिरण की तरंगदैर्घ्य है वो कितनी होती है? तो वो होती है 10⁻7 m। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी होती है? 10⁻7 m, 10⁻⁻7 m होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में रात को देखने के लिए दृष्टि के एक उपकरण के रूप में कौन सी वेव का यूज़ करते हैं? तो उसमें हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड वेव्स का, यानी अवरक्त तरंगों का। इंफ्रारेड वेव्स या फिर अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।